इस जंगल में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अनोखे स्ट्रक्चर जो दूसरी दुनिया को हमारी पृथ्वी से जोड़ते थे। अब तक तो कुछ टूरिस्ट के ऊपर दूसरी दुनिया के इंसानों का हमला हो चुका था। तो कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो अपने बेटे जेस को लेकर अपने मॉम एंड डैड के पास जा रही थी। जेस की तो छुट्टियां चालू हो गई थी, तो केट चाहती है कि उसका बेटा कई सारी हंटिंग स्किल सीखे उसके ग्रैंडपा की तरह। वहाँ दूसरी तरफ केट के मॉम एंड डैड, जिनका नाम बेन और बर्नी होता है, वो बहुत देर से उनका वेट कर रहे थे। जल्द से जल्द वहाँ पहुंचने के बाद बेन जेस से मिलता है और वो दोनों काफी खुश हो गए थे। कुछ दिनों तक वो उसी जगह पर रहने का डिसाइड करते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगा कि बेन ने जेस को हंटिंग के लिए पूछा और वो उसे बंदूक चलाना भी सिखाएगा। जेस को यह बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए उसने इस चीज के लिए हाँ कर दी। तुरंत ही जेस और बेन के लिए स्नैक्स बनाए जाने लगे और उन्हें दे दिया जाता है। वो दोनों तो अब अपने हथियार लेकर सीधा फॉरेस्ट में चले गए शिकार करने के लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ बेन को भी नहीं पता कि अंदर क्या होने वाला है फॉरेस्ट के। अब बेन यहाँ छोटे जेस को बता रहा होता है कि कैसे गन पकड़ा जाता है और निशाना लगा के कैसे जानवरों को मारा जाता है। सामने की तरफ एक बड़ा हिरन दिखाई दे रहा था, तो जेस ने अच्छी तरीके से निशाना लगाया और जब वो उसे शूट करता है तो उसने लिटरली हिरन को घायल कर दिया था। हिरन तड़पते हुए आगे भाग रही थी, जिससे कि बेन जेस को वहां लेकर जाने लगा। अब वो जगह थोड़ी सी दूरी पर थी, यानी उन्हें पैदल रास्ता तय करना होगा। बेन गन लेकर आगे चल रहा होता है और जेस उसके ठीक पीछे। लेकिन अचानक जेस को काफी ज्यादा भूख लगने लगी, इसीलिए वो अपने मदर द्वारा दिए गए सैंडविचेस को निकालकर खाने लगता है। वहाँ आगे बढ़ रहे बेन को बिल्कुल अंदाजा नहीं कि पीछे जेस नहीं है। अब यहाँ अचानक जेस को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आई। वहाँ पर कोई छोटा सा जानवर था, जिससे कि जेस सैंडविच खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जानवर डर कर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। जेस उसके पास जाकर उसे खिलाना चाहता था, इसीलिए वो भी उसके साथ पीछे चला गया। यानी अब जेस उस मेन रास्ते से अलग ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ बेन को जब वो घायल पड़ा हुआ हिरन दिखाई दिया तो सबसे पहले वो उसकी जान ले लेता है, और फिर जब जेस को बुलाने के लिए मुड़ता है तो वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इस बात से बेन काफी डर गया और सीधा पीछे की तरफ भागा जेस को ढूंढने के लिए। जेस तो उस मेन वाले रास्ते पर था ही नहीं, सिर्फ बेन को वहां पर गिरा हुआ उसका एक बैग दिखाई देता है। अब दूसरी तरफ जेस उसी जानवरों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था और अब अचानक उसे अजीब तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दिए, वो भी फॉरेस्ट के बीचों बीच। ये कुछ स्टेयर्स होते हैं जो अभी भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में थे। जेस तो इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और उन स्टेयर्स के पास आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ऐसे सुनसान फॉरेस्ट में इस तरीके का स्ट्रक्चर होना बहुत ही अजीब बात है। जेस तो उस पूरी जगह को अच्छी तरीके से देखने लगा और एक्सप्लोर भी करता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि स्टेयर्स के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि अंदर की तरफ से कोई सीढ़ियों पर चढ़ रहा है और फिर तुरंत ही नीचे उतर जा रहा है। अब जेस तो अपने सैंडविचेस को लेकर उस अजीब से जानवर को खिलाने चला जाता है। वो जो कोई भी छोटा जानवर था स्टेयर्स के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब जैसे ही जेस उस स्टेयर के डोर वाले हिस्से के पास गया तभी उसे एक अजीब सा हाथ अंदर खींच लेता है, यानी कि जेस वहाँ से गायब हो चुका है। थोड़ी देर में वहाँ पर बेन भी पहुँच गया और वो भी उस स्टेयर वाले स्ट्रक्चर को देखता है। बेन ने भी इन चीजों को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब वो अपने ग्रैंडसन को आवाज दे रहा था तो अचानक जेस आधे रास्ते पर होता है उस डोर के और उसे कोई अंदर तो खींच ही रहा था। बेन जैसे ही बचाने के लिए गया तब तक जेस अंदर चला गया था। उसने तो अपनी गन निकाली और उस अजीब से प्राणी के ऊपर शूट करने लगा, लेकिन किसी भी बुलेट का उसके ऊपर असर नहीं हो रहा था और अब पता चला कि उस अजीब सी आकृति ने बेन को भी अंदर खींच लिया है। यानी एक साथ दोनों अजीब से स्ट्रक्चर के अंदर गायब हो गए थे। वो कौन सा प्राणी था और वो क्या पृथ्वी से बिलोंग करता भी है कि नहीं, ये थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। अब कुछ समय बाद हमें जॉश और निक नाम के 2 ट्रैवलर्स दिखाए जाते हैं जो उसी फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो पहले से ही कई घंटों का सफर तय करके आए होते हैं, इसीलिए पास ही वाले एक शॉप के पास रुक गए जहाँ से वो कुछ सामान खरीदने लगे। जॉश और निक तो वहाँ के एक शॉपकीपर से फॉरेस्ट तक जाने का रास्ता भी पूछते हैं, लेकिन शॉपकीपर फॉरेस्ट का नाम सुनकर काफी ज्यादा चौंक गया। वो उन्हें समझाने लगा कि फुल मून के समय वहाँ पर कोई भी नहीं जाता और इस समय फुल मून चालू हो चुका है। एक्चुअल बात थी कि वहाँ से अब तक कई सारे लोग मिसिंग हो चुके थे बिना किसी रीजन की वजह से। तो शॉपकीपर ने तो उन दोनों को वार्न तो कर दिया कि वो वहां ना जाएं, लेकिन जॉश इन चीजों में बिल्कुल नहीं मानता था। वो तो वहां से जाने लगता है, लेकिन निक सामने वाली दीवार पर कई सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर्स देख रहा था। वो थोड़ा सा डरा हुआ लगता है, लेकिन अब उनका फॉरेस्ट में जाने का प्लान बन चुका है। उन्हें हाइकिंग से लेकर कई सारी और भी एडवेंचरस चीजें करनी है। जॉश और निक सीधा उस जगह से ट्रेवल करते हुए अपने 2 दोस्तों के पास आते हैं जिनका नाम जॉर्डन और रेबेका था। वो दोनों तो साथ में उनके ऑफिस में काम करते थे और सभी की अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। उनके कुछ और साथी आने वाले थे तो वो थोड़ा वेट कर लेते हैं। सभी एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम डग था। डग जॉश और निक का बहुत पुराना दोस्त होता है, लेकिन कुछ मन मुटाव के कारण उन्होंने अपनी दोस्ती ही तोड़ दी थी। किसी को भी डग के साथ अच्छा नहीं
लगता क्योंकि वो बहुत सेल्फिश होता है, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। लेकिन डग उस जगह पर आकर कहने लगा कि वो भी इस ट्रिप में शामिल होना चाहता है। कोई राजी तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब डग यहाँ आ चुका है तो उसे लेकर जाना ही होगा। मन मारकर वो एकजुट होते हैं और अपना सारा प्लान बनाते हैं कि कैसे आगे बढ़ेंगे। रेबेका के पास इस जगह का मैप था तो वो अच्छी तरीके से जानती थी कि कहाँ जाना है। जल्द से जल्द उन्होंने अपनी कार में से सारे सामान इकट्ठा कर लिए और उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे जहाँ से उन्हें हाइकिंग स्टार्ट करनी है। कुछ घंटों तक वो लगातार चलते रहे और अब काफी थक जाते हैं, लेकिन हाइकिंग वाला स्पॉट तो और भी ज्यादा दूरी पर था। अब यहाँ निक जो एकदम थक चुका होता है वो एक जगह रुककर आराम करने के लिए कहता है, लेकिन जॉश और उसके बाकी साथियों ने जब देखा तो पता चला निक ने कई एक्स्ट्रा सामान अपने बैग में भर लिए हैं, जिससे उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही है और वो थक जा रहा है। ऐसा वो पूरे रास्ते भर नहीं कर सकता, इसीलिए निक के बैग से अनवांटेड सामान निकाल दिए जाते हैं क्योंकि इससे जल्दी वो थकेगा नहीं। वहाँ से फिर वो सब निकल पड़ते हैं ऊपर वाली जगह पर। थोड़ी देर के अंदर ही ट्रेवल करते हुए वो एक झोपड़े के पास आ गए जो लकड़ियों से बनाया गया था। वो बहुत ही अजीब दिख रहा होता है क्योंकि रेबेका के हिसाब से यहाँ ज्यादा कोई नहीं आता जाता। डग तो उस जगह को देखना चाहता था, लेकिन बाकी उसे रोकते हैं और दूसरी तरफ से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। अचानक अब रास्ते में चलते हुए रेबेका को प्यास लगती है और वो बैठकर अच्छी तरीके से उसे पीने लगी। बाकी साथी उससे थोड़ा आगे निकल गए थे, किसी को नहीं पता रेबेका पीछे है। और अब अगले ही मोमेंट में एक अनजान लेडी उसके पास बढ़ती हुई दिखाई देती है। वो जो कोई भी थी उसके पैर और हाथ बहुत ही ज्यादा सड़ चुके थे। जब वो अनजान लेडी रेबेका के पास आकर रुकती है और रेबेका ने उससे नजर मिलाई तो उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा खौफनाक था। रेबेका तो काफी डरकर तुरंत ही पीछे हटती है और उसे लगा कि ये लेडी उस पर हमला करेगी, लेकिन वो जो कोई भी खूंखार लेडी थी वो वहाँ से ट्रेवल करते हुए आगे निकल गई। रेबेका इस मोमेंट से घबराकर तुरंत ही आगे भागती है अपने साथियों को आवाज देते हुए। रेबेका की आवाज सुनकर बाकी साथी चौकन्ने हो जाते हैं और उसकी तरफ भागते हैं मदद करने के लिए। हमें दूसरी तरफ दिखाया गया कि वो अनजान सी औरत जो काफी डरावनी थी वो उसी झोपड़ी वाले इलाके में जाकर बैठी हुई है, यानी ऑब्वियसली वो उसका घर है और पता नहीं उसके साथ कुछ तो बुरी घटना हुई है। बाकी साथियों के आने के बाद रेबेका उन्हें बता रही थी कि उसने एक अनजान लेडी को देखा जो शायद उस पर हमला करने आ रही थी, लेकिन साथियों को वहाँ रेबेका के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। रेबेका काफी डरी हुई थी, लेकिन बाकी साथियों को लगता है कि थकान के कारण उसे हेलुसिनेशन आ रहे हैं, वो अगर थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। डग नाम का उनका वो साथी तो कहने लगा कि ये सब नाटक है और वो सारी चीजें छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। रेबेका की हालत अभी भी रिकवर नहीं हुई थी, वो एकदम सदमे में होती है कि आखिर उसने क्या देख लिया। पर अचानक अब डग के चिल्लाने की आवाज आई। हर एक मेंबर काफी घबरा गया था और सीधा डग की डायरेक्शन में बढ़ा। एक्चुअल में उन्हें तो डग के कपड़े नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं, इससे वो उससे जोर से चिल्लाकर आवाज देने लगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि डग पास ही वाले तालाब में डुबकी लगा रहा है। वो तो सिर्फ एक प्रैंक कर रहा था उन सभी को डराने के लिए। अब कुछ देर तक डग एकदम आराम से तैरता तो है, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसके बॉडी पर कई सारे लीचेस चिपके हुए थे। ये लीचेस काफी ज्यादा उसका खून पी रहे होते हैं, जिससे कि डग अब घबरा गया। डग तो साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द उसकी मदद करो। तब जाकर वो जैसे तैसे निकालते हैं लाइटर की मदद से, और कई लीचेस को तो उन्होंने खींच भी दिया था, यानी एक तरीके से डग का मजाक उस पर ही भारी पड़ गया होता है। अब जैसे तैसे संभल कर उन्होंने अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू की और फॉरेस्ट की और ज्यादा अंदर जाने लगे। फिलहाल उनके पास मैप है तो उन्हें डायरेक्शन पता है अच्छी तरीके से। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्हें किसी आदमी की आवाज आती है जो ऊंची आवाज में किससे बात कर रहा था। अब पहली बात तो फॉरेस्ट में इस तरीके से कौन आदमी आ चुका है ये देखने के लिए वो पास जाते हैं। बीच में थोड़ा खुला हुआ एरिया था और एक आदमी सूट पहनकर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जॉश, निक और उसके बाकी साथी जब थोड़ा और पास जाते हैं तो पता चला उस आदमी के सामने वही लेडी बैठी हुई है जिसे कि रेबेका ने थोड़ी देर पहले देखा था। इनफैक्ट प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि उस अनजान आदमी के सर पर चोट लगी हुई थी और उससे वो बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग भी कर रहा था। जब वहाँ पर कई लोग जमा हो जाते हैं तो वो अनजान सी लेडी अपना शक्ल दिखाती है। वो बहुत ही ज्यादा भयानक थी और उसके दांत नुकीले थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके गोद में एक बच्चा मौजूद है और शायद वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सूट पहना हुआ आदमी बाकियों को कह रहा था कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब अचानक ही उस अनजान आदमी ने एक गन निकाल ली और अपने आप को शूट कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात होती है कि इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता, वो अभी भी एकदम जिंदा था। उसने तो अब गुस्से में वो गन जॉश और निक के साथियों के ऊपर पॉइंट कर दिया होता है। सभी इस एक्शन से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तब जाकर वो अजीब सी लेडी ऊपर उठती है और हाथ में लिए गए बच्चे को दिखाती है। इतना पैनिकिंग माहौल क्रिएट हो गया था कि सभी भागने लगे क्योंकि उस औरत के हाथ में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो किसी
टाइप का एलियन लग रहा होता है दूसरी दुनिया का। सूट वाले इंसान ने तो उन लोगों को भागने के लिए कहा और गन से फायर भी करना स्टार्ट कर दिया। बेचारे जॉश, निक और उसके बाकी साथी जान बचाकर फॉरेस्ट की और दूर भागते हैं। बेचारे निक का तो बैकपैक भी रास्ते में ही गिर गया था, पर फिलहाल उनकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पीछे नहीं देखते और भागते रहते हैं। अभी भी वो सूट वाला इंसान और अजीब सी लेडी खड़े हुए थे जो एक दूसरे को देखते हैं, यानी एक्चुअल में वो दोनों एक ही एंटिटी है। अब जॉश और निक और बाकी साथी एक जगह पर रुककर थोड़ा आराम करते हैं। जॉश को कुछ समझ नहीं रहा था और वहीं निक काफी ज्यादा डर गया होता है। वो सभी को यही कहने लगा कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जगह बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जॉर्डन नाम की उनकी वो फ्रेंड बताने लगी कि कुछ ही देर में रात हो जाएगी और रात के समय ट्रेवल करना काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है यहाँ पर एक रात गुजारने का। डग और निक सबसे ज्यादा डरे हुए थे, पर अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें यहीं पर टेंट लगाकर पूरी रात बितानी होगी। अब देखते ही देखते फॉरेस्ट में काफी ज्यादा रात हो जाती है। जॉश, निक और उनके साथियों ने तो एक खुली जगह देखकर वहां पर अपना टेंट बिछा लिया था। उन्होंने अच्छी तरीके से मिलकर प्लानिंग भी बनाई कि बाकी सब सोएंगे तो एक इंसान जग कर पहरा देगा। सब सीरियस लग रहे थे, लेकिन डक ने तो ड्रिंक कर ली थी और वो एकदम मदोशी की हालत में यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। बाकी सब तुरंत ही अपने टेंट में चले जाते हैं और अभी तो जॉश की बारी थी ताकि वो बाहर पहरा देगा। डग एकदम बेहोश होकर सीधा अपने टेंट में जाकर सो गया। इस मोमेंट पर सब कुछ नॉर्मल तो लग रहा होता है, लेकिन डग को अजीब तरीके के विजन आने लगे। इन्हीं चीजों के बीच पता चला कि कोई डग को खींचता हुआ लेकर जा रहा है। डग इतना ज्यादा ड्रंक था कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता और बाहर पहरा दे रहे जॉश को भी अंदाजा नहीं लगा। कोई अजीब सी चीज डग को खींचते हुए फॉरेस्ट की दूसरी तरफ लेकर जाती है। डग तो अपने सपनों में इमेजिन कर रहा था कि उसके सामने जॉर्डन है, क्योंकि वो जॉर्डन को पसंद करता था और उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता था। इस वजह से वो उसे इमेजिन करता है अपने सामने। वो तो उसे अपने ऊपर देख रहा था, लेकिन जैसे उसकी आंखें खुली तब रियलिटी सामने आती है। सामने की तरफ जॉर्डन नहीं बल्कि एक अजीब तरीके का क्रिएचर है जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है और उसके नुकीले नाखून थे। उसने तुरंत ही बिना देरी किए डग के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। डग जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसके बॉडी के पार्ट्स वो अलग कर दे रहा था। वो अपने मेन एरिया से इतनी दूर आ चुका था कि उसकी आवाज भी पूरी तरीके से नहीं पहुंचती, यानी शायद उस अजीब से दिखने वाले क्रिएचर ने डग का काम खत्म कर दिया है। यहाँ उस अजीब सी आवाज को सुनकर जॉर्डन, रेबेका और बाकी लोग सब उठ जाते हैं। अच्छे तरीके से चेक करने पर उन्हें डग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और जमीन पर साफ देखने से पता चल रहा था कि कोई उसके बैग को घसीटते हुए लेकर गया है। निक तो अंदर की तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन जॉर्ज कहता है कि हमें उसे ढूंढना होगा। चारों के चारों अब उसी रास्ते को फॉलो करते हुए डग को ढूंढने लगे। रास्ते में उन्हें डग के कई सारे सामान मिलते हैं, जैसे उसका बैकपैक या बूट, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। रेबेका तो बार बार कह रही थी कि हमें और अंदर ना जाने के बजाय रेंजर स्टेशन जाना चाहिए, जिसके बाद हम डग की छानबीन शुरू कर सकते हैं। पर जॉश के इंस्ट्रक्शन साफ थे कि हम डग को लिए बिना नहीं जाएंगे, वो जरूर कोई मुसीबत में पड़ा हो सकता है, यानी अब उन्हें किसी भी तरीके से उसे ढूंढना ही होगा। पहली बात तो उन्होंने वही मैप अपने टेंट के पास छोड़ दिया होता है जिससे वो सही डायरेक्शन पता कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने सेल्फिश फ्रेंड के लिए वो थोड़ा और अंदर चले जाते हैं। कुछ देर तक आवाज देने के बाद उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी को फॉलो करते हुए जब उस खुली जगह पर पहुंचते हैं तो सभी एकदम दंग रह गए, क्योंकि सामने वही अजीब तरीके की सीढ़ियां मौजूद थी जो हमने शुरुआत में देखी होती हैं। उस जगह पर एकदम लाइट्स जल रही थी, जैसे कि वो अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट कर रहा हो। जॉस तो ये चीजें देखकर काफी चौंक जाता है, वहीं निक लड़कियों को लेकर पीछे ही खड़ा रहता है। जॉस तो एक्साइटमेंट के मारे सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर दे रहा था। ये स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक होता है जिससे कि उसने अट्रैक्ट कर लिया है। निक तो जॉस को जल्द से जल्द नीचे उतारता है क्योंकि साइड में उसे एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। वो सब अब उसके पास आकर देखने लगी कि आखिर क्या है। अचानक जॉस को उसके अंदर से कुछ आवाजें भी आती हैं। ऐसा लग रहा था उस दरवाजे के पीछे कोई फंसा हुआ है। निक को आवाज से लग रहा था कि शायद वहाँ पर डग होगा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा होता और आवाज बढ़ती चली जाती है। बाकी लड़कियां तो उन्हें अंदर जाने से मना कर रही थी, लेकिन जॉश रुकता ही नहीं। वो दम लगाकर दरवाजे पर कूद गया और उसे तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है। पता चला कि सामने की तरफ ही सीढ़ियां थी जिससे वो नीचे गिर गया। कुछ देर तक गिरने के बाद वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ होता है। ऊपर की तरफ से निक देख रहा था कि कैसे जॉश घायल पड़ा हुआ है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए उसकी मदद करने के लिए नीचे चला गया। जॉश के पैर में भले ही चोट लगी थी, लेकिन वो आराम से चल लेगा।
अब जॉश और निक साथ में उस जगह पर थे और वो देखते हैं कि वो तो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, यानी ये जगह और भी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। जॉश और निक तो सबसे पहले ऊपर जाने का वापस डिसाइड करते हैं, पर अचानक अंदर से एक और आवाज आने लगी। इस वजह से वो और अंदर जाने का डिसाइड करते हैं लाइट लेकर। जॉर्डन और रेबेका तो उन्हें वापस बुला रहे थे, लेकिन वो दोनों किसी की सुनते ही नहीं। उस जगह पर तो अलग अलग तरीके के मशीन्स भी अप्लाई किए गए थे, जैसे ये कोई रिसर्च लैबोरेटरी हो। जो अनजान सी आवाज आ रही थी, जब वो उसे फॉलो करते हैं तो साइड में उसे एक बच्चा बैठा हुआ मिला। वो लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और चेहरे से देखने से साफ पता चलता है कि ये जैस है, जो कई साल पहले इसी जगह पर गायब हो चुका था और उसका कुछ पता ही नहीं होता। निक और जॉश उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कैसे पहुंचे, लेकिन जैस ने कहा कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ के रास्ते बदलते रहते हैं किसी भूल भुलैया की तरह, और अगर एक बार फंस गए तो बाहर निकलना नामुमकिन है। पर जॉश और निक को तो पता था कि वो किस रास्ते से आए थे। वो आसानी से सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल सकते हैं। इस वजह से उन्होंने छोटे लड़के जेस को भी अपने साथ उठाया और आगे बढ़ने लगे। कई देर तक अंधेरे वाले रास्ते में चलने के बाद अचानक जेस को कुछ आवाज आई। वो उस आवाज की तरफ दोनों को पॉइंट आउट करने लगा कि वहाँ पर खतरा है। जॉश और निक को तो कुछ भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी फ्लैश लाइट उस तरफ घुमाई तो पता चला कि वहाँ पर वही खतरनाक क्रिएचर मौजूद है। उस क्रिएचर का चेहरा काफी खौफनाक था और पूरी बॉडी विकृत अवस्था में थी। इतनी डरावनी चीज देखने के बाद तो जॉश और निक जेस को लेकर वहाँ से भागने लगे। वो दोनों सीधा उस पॉइंट पर पहुँचते हैं जहाँ से सीढ़ियां स्टार्ट हो रही थी, यानी अब वो वहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। निक और जेस सबसे पहले सीढ़ियों पर गए और जॉश ये क्लियर कर रहा था कि कोई खतरा तो नहीं है, और जॉश उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। कुछ देर के लिए एकदम शांति हो गई थी, लेकिन फिर पता चला कि पीछे से वही क्रिएचर जॉश के ऊपर झपट्टा मार चुका है। उसने जॉश को इतनी बुरी तरीके से काटा कि वो वहीं पर मर गया। बेचारा निक अपने भाई को बचाने की कोशिश करने वाला था, पर काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी और जेस की जान बचाकर ऊपर चले जाता है। निक ने जल्द से जल्द दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि क्रिएचर भी बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उस जगह पर जॉर्डन और रेबेका भी पहुंच जाते हैं। रेबेका निक को बोल रही थी कि हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। पर निक यहाँ अपने भाई को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो कुछ देर तक उसी जगह पर रुकता है और अपने भाई को बचाने का डिसाइड करता है। निक की हालत को देखकर लग रहा था कि वो एकदम सदमे में है, उसे कुछ समझ नहीं रहा। लेकिन बाद में जब डोर में से आवाज आने लगती है, यानी वही क्रिएचर की, और वो कैसे भी दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, तब जाकर निक को काफी ज्यादा डर लगने लगा। वो तुरंत ही जॉर्डन, रेबेका और जेस को बोलता है कि हमें भागना होगा यहाँ से। तुरंत ही अब वो सारे लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे फॉरेस्ट की तरफ। उन्हें डर था कहीं वो क्रिएचर दरवाजा तोड़कर यहाँ ना जाए और उन पर भी अटैक ना करने लगे। निक एकदम पागलों की तरह बाकियों के साथ भागता रहता है, लेकिन अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है। जब वो आसपास देख रहा था तो पता चला कई सारी डेड बॉडीज रखी गई हैं। उन्हीं डेड बॉडीज में से ध्यान से देखने पर डक की बॉडी भी मिलती है। इससे साफ क्लियर होता है कि क्रिएचर ने डक को बुरी तरीके से मारकर फेंक दिया है। इतनी खौफनाक चीजें उनके साथ हो रही थी कि विश्वास नहीं हो रहा था उन्हें। रेबेका और जॉर्डन तो अब वहाँ से डर कर भागने लगते हैं दूसरी तरफ। उन्हें तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने की फिक्र जो थी, वो कुछ नहीं देखते और आगे भागते रहते हैं। अचानक जॉर्डन को सामने की तरफ एक ट्रेलर दिखाई दिया। वो बड़ा सा था और उसके अंदर छुपने की जगह भी थी, इसलिए वो बाकियों को भी उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए कहती है। सभी जल्द से जल्द उस ट्रेलर को खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रेबेका अंदर घुसने वाली थी, उस क्रिएचर ने रेबेका का सर ऊपर से पकड़ लिया। निक रेबेका को बचाने की कोशिश भी करता है, पर क्रिएचर की पकड़ बहुत तेज थी। उसने तो बाकी सबके सामने रेबेका को बुरी तरीके से मार दिया था। रेबेका का पूरा खून वहाँ पर फैल जाता है और अब तो देखकर लग रहा था कि उन लोगों की भी जान बचने नहीं वाली। निक ने बाकियों को सेफ रखने के लिए वो दरवाजा बंद कर दिया था। सभी एकदम बेबस हो चुके थे और जॉर्डन तो बेहोश भी होने वाली थी। लेकिन यहाँ वो जेस नाम का लड़का बहुत ही ज्यादा श्योर होता है कि ये तो होना ही था। वो तो निक को उस क्रिएचर के बारे में बता रहा था कि वो कितना ज्यादा म्यूटेटेड है। वो सिर्फ इंसानों को खाता है अपने बच्चों को पालने के लिए, और अगर एक बार वो किसी इंसान के पीछे पड़ गया तो उसे खत्म करके ही रहता है, यानी उससे बचना तो ऑब्वियसली नामुमकिन है। निक तो थोड़ा सोचने लगा कि जेस को ये चीजें कैसे पता है। वो थोड़ा जेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है कि वो इतने समय तक उस जगह पर जिंदा कैसे रहा। जेस बताने लगा कि मैं उस जगह पर कई सालों तक फंसा रहा, लेकिन उस जगह पर समय कुछ अजीब तरीके से ही चल रहा था जो उसके समझ के एकदम परे होता है। इससे पहले वो कुछ बात कर पाते, क्रिएचर ऊपर की तरफ आकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। तीनों के तीनों इससे डर जाते हैं और कोने में छुपते हैं। निक यहाँ उसके भाई के बारे में सोच रहा था कि वो उसे बचा नहीं पाया। उसका बड़ा भाई हमेशा उसके साथ था जब उसे जरूरत थी, लेकिन इस समय पर वो एकदम नाकामयाब रहा।
लेकिन जॉर्डन निक को समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सारी चीजें सिर्फ एक हादसा है और हम अगर चाहें तो सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो हमें बेकार की चीजों पर फोकस करना छोड़कर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। निक को इन सारी चीजों से थोड़ा सा अच्छा लगता है और फिर बाद में वो क्रिएचर ट्रेलर के ऊपर से हट भी गया था। निक को एक खबर याद आती है कि कई साल पहले जेस नाम का उसका एक साथी भी गायब हो चुका था। ये तब की बात है जब वो स्कूल में पढ़ा करता था, यानी कि निक एक्चुअल में जेस का क्लासमेट हुआ करता था, जो कि नॉर्मल होने के कारण बड़ा हो गया। और जेस जब उस अनजान सी सीढ़ी वाली जगह पर फंस गया तो शायद उसकी एज कभी बढ़ी ही नहीं। वो इतने सालों से उसी जगह पर था और वहाँ का टाइम लाइन तो एकदम अलग ही होता है। निक को इस बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन जब जेस और भी ज्यादा बताने लगा उस जगह के बारे में तो वहाँ से निकलने के सारे रास्ते एकदम अलग अलग होने लगे थे। वो जब भी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता तो क्रिएचर उसके सामने आ जाता, लेकिन उस क्रिएचर ने अभी तक जेस को चोट नहीं पहुंचाई होती, वो सिर्फ उसे सीढ़ियों से बाहर निकलने से रोक रहा था। इससे निक और जॉर्डन को एक बात क्लियर होती है कि शायद उस जगह पर टाइम अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है कि जेस किसी अलग डायमेंशन में चला गया हो, या फिर टाइम उसके लिए इतना स्लो बीता कि इतने साल बाद भी वो वैसे का वैसा ही है। निक और जॉर्डन को तो ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि ये जगह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उन्हें कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। कई देर तक वो तीनों उस ट्रेलर के अंदर फंसे रहे और जब आसपास शांति हो जाती है तो वो खिड़की से देख रहे थे कि वो क्रिएचर चला भी गया कि नहीं। जब उन्हें कहीं भी क्रिएचर दिखाई नहीं दे रहा था तो वो उस ट्रेलर के अंदर थोड़ी छानबीन करते हैं। अचानक जॉर्डन को एक शॉटगन मिल गई और उसके अंदर कई सारी गोलियां भी थीं, यानी उनके पास एक मौका है यहाँ से जिंदा निकलने का। तुरंत ही वो एक प्लान बनाते हैं कि जॉर्डन सामने की तरफ जाएगी उस क्रिएचर पर हमला करने के लिए और बाकी दोनों उसका ध्यान भटकाएंगे। प्लान एकदम अच्छी तरीके से बनता है और जैसे तैसे वो बाहर निकलते हैं। जेस और जॉश तो आवाज करके उस क्रिएचर को बुला रहे थे। जैसे ही क्रिएचर खौफनाक तरीके से सामने आता है तो जॉर्डन ने उसके ऊपर शॉटगन से हमला करना स्टार्ट कर दिया। जॉर्डन का निशाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो बार बार चूक जा रही थी, पर एक निशाना आखिरकार क्रिएचर की बॉडी में लगता है, बट उसका कुछ असर नहीं हुआ था, यानी क्रिएचर की बॉडी अलग तरीके से बनी है। वो कुछ कर नहीं पा रही थी, इस वजह से क्रिएचर तुरंत ही झपट्टा मारता है जॉर्डन पर। वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करके मारने लगा। जॉश उस समय कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए वो जेस को लेकर वापस ट्रेलर में चला गया। उसे बंद करना पड़ा दरवाजा, क्योंकि इससे उन दोनों की भी जान खतरे में पड़ जाती। अब तक तो उसने जॉर्डन को मार भी दिया होगा, लेकिन निक यहाँ इतना गुस्सा हो रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। एक एक करके उसके चाहने वाले खत्म होते जा रहे हैं। वो एक समय पर तो काफी हताश होकर बैठ भी गया था, पर एट देन उसे समझता है कि ये कदम उसे ही उठाना होगा। निक ने तो अब वहाँ पर पड़े हुए कुछ फ्यूल को उठाया और एक फ्लेयर गन लेकर बाहर जाने लगा। उसने जेस को कहा कि जब तक मैं कहूँ बाहर मत आना। अब जोर से चिल्लाने पर क्रिएचर उस जगह पहुँचता है, जिससे कि निक डर नहीं रहा था। उसने सबसे पहले क्रिएचर को अपने पास बुलाया और फिर उस फ्यूल को दूसरी तरफ फेंक दिया। क्रिएचर जब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसने फ्लेयर भी जला दी थी, जिससे वहाँ एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके में क्रिएचर की पूरी बॉडी आग के अंदर कवर हो चुकी होती है। क्रिएचर अब जोर से चिल्लाने लगा और यहाँ से वहाँ भागता रहता है। यानी निक ने जो प्लान बनाया था वो एकदम अच्छी तरीके से काम किया। निक जेस को लेकर जब बाहर निकला तो पता चला क्रिएचर के मरने के बाद वो अजीब सी रहस्यमयी सीढ़ियां भी जलने लगी हैं। यानी अब ये पूरा टाइम ट्रैप जो हुआ था वो खत्म होने लगा होता है। निक का भाई भले ही मारा गया, लेकिन उसे खुशी है कि उसने इस बच्चे की जान बचा ली और लगता है कि शायद आगे चलकर इस जगह पर कोई भी क्रिएचर नहीं आएगा। सुबह होते ही कई सारे ऑफिसर रेंजर्स वहाँ पहुंच जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू करने का काम शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पर जेस की मदर और फैमिली भी पहुंच चुके थे, जो उसे जिंदा देखकर काफी शॉक होते हैं। इतने सालों बाद उसकी फैमिली बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जेस वैसे का वैसा ही रहता है। उसकी मदर ये देखकर काफी चौंक गई, पर वो जिंदा है यही उसे खुशी दे रही थी। ऑफिसर्स ने निक से भी सारी छानबीन की और उसे छोड़ दिया, यानी कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हमें तो अंत में निक और जेस दिखाए गए जो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। दोनों ने दुनिया और टाइम की कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिसे कोई बता नहीं सकता, लेकिन वो सारी चीजें एक्चुअल में रियल थी। अब दोनों साथ में ही इस तरीके से टाइम स्पेंड करने लगे और हमारी भी कहानी इसी तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।